नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप लोग सब सेशन के साथ। हाँ, आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस सेशन में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक एवरेज रहेगा आज से। एवरेज के बारे में सीखेंगे, औसत क्या होता है। औसत का मतलब जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हो उन सबको एक मतलब बराबर कर देना, इक्वल कर देना, एक बराबर हिस्से में बांट देना, मैनेज करके चलना संख्याओं का, आप इस तरह से कह सकते हो। तो औसत का एक बेसिक फॉर्मूला हर बच्चे को याद रखता है, हर किसी बच्चे को याद रहता ही रहता है। अगर पूरी मैथ्स में हम बात करें और कुछ आए या चाहे ना आए, लेकिन औसत का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो हर कोई याद रखता है। और औसत के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। कैलकुलेटिव टॉपिक है वैसे तो देखा जाए तो। ये अरिथमेटिक के अंदर दो ही ऐसे टॉपिक हैं जहां कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक तो है आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इससे पहले हम लोग पूरा करके आए, चक्रवृद्धि ब्याज। और एक आपका जो टॉपिक है वो है एवरेज, औसत। तो ये फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है कि राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। लेकिन इससे औसत आसान नहीं बनता है। औसत के लिए कैलकुलेशन आसान बनानी आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। तो चलें शुरू करें आज के इस टॉपिक को। औसत जहां से आपको जितना आता है वहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग। औसत का बेसिक फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मैं एक बार लिखता हूं उसको। औसत, एवरेज, एवरेज देखने का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा या राशियों का योग, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, या आप यूं कहें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत देखने का ये बेसिक फॉर्मूला हर बच्चे के दिमाग में रहता है, हर किसी को याद भी रहता है। अब कई बार आपको ये देखना होता है कि आपके पास कुल कितने डेटा है, कुल कितनी राशियां हैं। तो राशियों की संख्या निकालनी पड़ती है, राशियों का योग देखना पड़ता है। तो इसी फॉर्मूले का पक्षांतरण करके, ट्रांसफर करके आप लोग राशियों का योग और राशियों की संख्या देख पाएंगे। अगर कभी ये देखना हो कि राशियों का योग कितना होगा, तो औसत को गुणा कर दो राशियों की संख्या से, तो राशियों का योग आ जाएगा। राशियों का योग, राशियों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखना है तो औसत को गुणा कर दो राशियों की संख्या से। औसत गुणा राशियों की संख्या। और यदि आपको ये देखना हो राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों की संख्या कैसे निकालेंगे? राशियों के योग में औसत से भाग कर दो, राशियों का योग बटे औसत। राशियों का योग बटे औसत। तो एवरेज देखने का ये बेसिक फॉर्मूला था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस बेसिक के साथ साथ हम लोग और बहुत सारी अप्रोच जानेंगे कि किस तरह से आप लोग औसत देख पाएंगे।
तो सबसे पहले हम बात जो करने जा रहे हैं, यहाँ नंबर्स यानी संख्याओं को लेकर जो क्वेश्चंस बनते हैं एवरेज के अंदर, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे अभाज्य संख्या का क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो सबसे पहले कुछ नंबर के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं नंबर्स के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ नंबर्स लिख लो जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। कुछ नंबर आप लोग लिखिएगा। पहला नंबर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। इस प्रकृति पर आने के बाद सबसे पहले अगर हम लोगों ने कोई नंबर सुना है तो वो नंबर है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है वो नंबर होगा आपका नेचुरल नंबर। 1 टू इनफाइनाइट, 1 से अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं। इसके बाद आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 टू इनफाइनाइट। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो नंबर कहलाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये नंबर होगा 0 टू इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 और 0 टू इनफाइनाइट। इसके बाद जो नंबर आता है हमारे साथ वो होगा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर जो हम लोग सीख रहे हैं वो है आपका इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूरा अंक होना चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, पूर्ण अंक होगा, कहने का मतलब पूरा अंक होगा। तो पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में होती हैं। इंटीजर नंबर्स जो होते हैं वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। +1 टू इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। 0 भी इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। -1 टू माइनस इनफाइनाइट भी जाएगा, -1 टू माइनस इनफाइनाइट। ये जो सभी नंबर है ये सब होते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, जो प्लस और माइनस दोनों में होती है। +1 टू प्लस इनफाइनाइट जो नंबर है इनको बोलते हैं आप लोग पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और जो नंबर आपका -1 टू माइनस इनफाइनाइट है, -1 टू माइनस इनफाइनाइट, ये कहलाता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। -1 टू माइनस इनफाइनाइट जो होगा वो कहलाता है आपका नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो जो नंबर है वो इंटीजर तो होगा लेकिन ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है।
जीरो ना धनात्मक पूर्णांक होगा और ना ही वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, लेकिन इंटीजर जरूर होगा, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है जीरो। जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। पॉजिटिव इंटीजर है +1 टू प्लस इनफाइनाइट, नेगेटिव इंटीजर है आपका -1 टू माइनस इनफाइनाइट। लेकिन जीरो जो है वो इंटीजर जरूर होता है, लेकिन वो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो शुरू के 3 नंबर तो बेसिक ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद 2-3 तरह के नंबर और आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। वे सभी पूर्णांक, ऑल आर द इंटीजर नंबर्स, वे सभी पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जिसे कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसको आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती है। जिनमें 2 से भाग नहीं जाता हो, 1, 3, 5, 7, 9 और अप टू इनफाइनाइट। जिनमें 2 से भाग नहीं जाता हो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम, ऑड नंबर। इसको बोलते हैं आप लोग विषम प्राकृत संख्या, ओड नेचुरल नंबर। विषम प्राकृत संख्या। इसके बाद नंबर 5 एक और आसान सा नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है ऐसी सभी संख्याएं सम होती हैं, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता ऐसी संख्याएं विषम होती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 और अप टू इनफाइनाइट, ये है आपके सम प्राकृत संख्या, इवन नेचुरल नंबर। सम प्राकृत संख्या। 2 नंबर ये आसान से ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 6 जो है वो सबसे अधिक आता है। छठा जो नंबर है इसके ऊपर आप इसकी रेटिंग देंगे 3 स्टार। अभी के समय सबसे अधिक ट्रेंडिंग में कोई नंबर है तो वो है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इन संख्याओं में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आज तक अगर पूछा गया और इस समय पर कोई पूछ रहा है एवरेज में, तो वो नंबर है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई बताएगा आप में से? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? इस एवरेज के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति वाला टॉपिक। एक जो बड़ा टॉपिक बचा हुआ है वो एक आपका मेंजुरेशन ही आप कह सकते हो। बाकी आप लोगों को हर एक टॉपिक सिखाया गया, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोग पूरा करके आए हो। अभी हम लोग इस वीक में एवरेज को पूरा कर लेंगे और उसके बाद एक सबसे अधिक टाइम जहां लगेगा वो होगा हमारा लास्ट एक टॉपिक जो मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति वाला भाग। तो आप किसी तरह की टेंशन मत लो, मैं आपको शुरू से एक ही बात बोलते आ रहा हूं। हाँ, हो सकता है कि कल जैसे क्लास नहीं हो पाई तो तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है क्लास रेगुलर एक आध दिन नहीं हुई होगी, लेकिन कोशिश करी जाती है कि आपकी क्लासें रेगुलर रहे। गले में अभी भी दिक्कत है, खांसी ने परेशान किया हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि हाँ आपकी क्लास रेगुलर रहे। थोड़ा सा जैसा ही रिलीफ फील होता है कि क्लास जरूर होगी आपकी, और आप टेंशन मत लें कि मैथ्स मैंने आपको कहा कि आपको कराया जाएगा तो 100% कराया जाएगा। आपको जो करवाया गया है उसका 5 से 6 बार अच्छे से रिवीजन करिए। अभी टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे से हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर आप किसको बोलते हैं? तो 2 लाइन चाहो तो आप लोग इसके बारे में लिखिए कि वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या, ऑल आर द नेचुरल नंबर। ये नंबर प्राकृत संख्या से डिफाइन होता है। वे सभी प्राकृत संख्या,
वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, जिनके केवल दो गुणनखंड या भाजक होते हैं, केवल दो गुणनखंड या भाजक हो, केवल दो गुणनखंड या भाजक हो, ओनली टू फैक्टर और डिवीजर, जिनके केवल दो गुणनखंड या भाजक होते हैं, ओनली टू फैक्टर और डिवीजर, या आप कहें अर्थात जिसमें स्वयं का भाग जाता है तथा एक का भाग जाता है, जिसमें स्वयं का भाग जाता है तथा एक का भाग जाता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाते हैं। केवल दो ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए, डिवाइड बाई इटसेल्फ यानी खुद का भाग जाना चाहिए, और 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा नेचुरल नंबर यानी वे सब प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाता हो। कौन कौन सी दो संख्याओं का? खुद से और एक से, उसे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी यहां पर, आप बताइए क्या एक जो है वो प्राइम नंबर होगा क्या? एक अभाज्य संख्या होगी क्या? एक प्राइम नंबर नहीं होता है सर, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक से भाग जाता है। एक ऐसा नंबर है जिसमें केवल और केवल एक से भाग जाता है, तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी सर दो। दो में किसका भाग जाता है? दो में एक से भाग भी जाएगा और दो से भी भाग जाएगा। केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर, गुणनखंड और भाजक। केवल इन दो संख्याओं से भाग जाएगा, खुद का भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो दो है। दो के बाद तीन होगा, तीन में किसका भाग जाता है? एक से और तीन से। पांच होगा, पांच में किसका भाग जाएगा? एक और पांच। सात होगा, एक और सात। छह नहीं होगा क्या सर? छह नहीं होगा, छह में एक से भाग भी जाता है, छह में दो से भी जाता है, तीन से भी जाता है और छह से भी जाता है। केवल दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। शुरू के 10 में ये चार ही नंबर होते हैं, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। 1 से 50 तक 15 संख्या अभाज्य होती हैं। 1 से 50 तक 15 संख्या अभाज्य होती हैं। 50 के बाद आएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 97 दो अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। दो अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 97 होती है। तीन अंकों की शुरुआत करूं तो तीन अंकों में सबसे पहले आता है सर 101। तीन अंकों में सबसे पहले आता है 101, और तीन अंकों में बहुत सारे नंबर होते हैं, और तीन अंकों में सबसे बड़ा होता है 997। तीन अंकों में सबसे बड़ा होता है 997, और ये संख्याएं वैसे इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये इतने सारे नंबर आपको सब याद रखने हैं। ये 100 तक तो सारी याद होनी चाहिए, और 100 से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा अभाज्य संख्या का। 100 तक आप सारी याद रखिए। 1 to 100, 1 से 100 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य हैं वो सारी बातें याद रखनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एक चीज और ध्यान रखिए, इन सभी संख्याओं में अगर मैं इवन की बात करूं, सम अभाज्य संख्या एक ही होती है, 2। इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या एकमात्र कौन है? 2 है।
ये अकेली ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, जो सम अभाज्य संख्या है। ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर जो है वो आपका यही है। तो नंबर 6 था जो आपको याद रखना है, अभाज्य संख्या। एक और नंबर लास्ट, तो इन सातों नंबर को आप ध्यान रखिए कि एवरेज का क्वेश्चन इन नंबर से बनाता है। तो कैसे क्या पूछेगा, आप 7 तरह के नंबर याद रखेंगे। 6 तरह की संख्या आप लोगों ने लिख दी, 7वां नंबर आपको लिखना है नंबर 7। 7वां नंबर है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये 7 तरह की संख्याएं आप ध्यान रखेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर आप किसको बोलेंगे? अभाज्य कहते हैं सर जिसमें केवल 2 संख्याओं से भाग जाता हो, और भाज्य संख्या होती है इसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। दो से अधिक संख्याओं का भाग, वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या भाजक हो। 2 से अधिक गुणनखंड या भाजक हो। मोर देन 2 फैक्टर और डिवीजर, फैक्टर और डिवीजर, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या भाजक होते हैं। वे सभी प्राकृत संख्या, ऑल आर द नेचुरल नंबर, यानी ये दोनों नंबर प्राकृत संख्याओं से बने हैं। अभाज्य और भाज्य दोनों ही संख्याएं किससे बनी है? प्राकृत संख्याओं से बनी है। जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, और जिनमें केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाता है वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो यहां पर सबसे पहले कौन आएगा? यहां सबसे पहले आएगा सर 4। 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 में किसका भाग जाता है? 1 से, 2 से और 4 से। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 होगी। 4 के बाद तो अब आगे आते जाएंगे अपने आप 6, 8, 9, 10, बहुत सारे नंबर होते हैं, तो सबको तो क्या लिखेंगे आप लोग? 12। अब वो छोड़ते जाइए जो अभाज्य होते हैं, बाकी सब आते जाएंगे इसमें। 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ये बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो भाज्य होंगी। ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर। वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या भाजक होते हो। मोर देन 2 फैक्टर और डिवीजर। तो ये सातों तरह के नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। और अब आ जाते हैं हम एवरेज के अंदर। इन नंबर से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो इन नंबर से बनाए गए क्वेश्चंस देखेंगे एवरेज के अंदर। तो टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, वो बेसिक नंबर्स के बारे में जानकारी बताइए जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन एवरेज का ये रहा। अब जब तक आपको ये नंबर के बारे में पता नहीं हो तो औसत क्या कैसे निकालोगे आप लोग? देखो क्या पूछा है, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा?
तो पॉजिटिव इंटीजर +1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन आपको 100 तक जाना है, प्रथम 100। तो 1 to 100 तक की बात हो रही है, 1 से 100 तक की बात हो रही है। प्रथम 100 धनात्मक, 1 2 3 4 5 और अप टू कहां तक, 100 तक जाना है, 100 तक जाना है। ये होंगे सर पहले 100 धनात्मक संख्या, ये रहेंगी। औसत अगर इसको बेसिक फॉर्मूले से करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला सर ये था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग बटे संख्या। इनको योग करोगे तो ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाना है। तो क्रमागत संख्या अगर कॉन्जुगेटिव नंबर अगर लिखे गए हो समांतर श्रेणी के लिए, अगर औसत की बात करी जाए तो आप ध्यान रखिएगा, मैं एक फॉर्म लिखता हूं जो आपको कब काम लेनी है अरिथमेटिक सीरीज के लिए। समांतर श्रेणी समान अंतर, यानी राशियों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। नाम से समझ में आ रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कौन सी होती है, अरिथमेटिक सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कह दो, एपी। और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी। हम बात कर रहे हैं अभी समांतर श्रेणी की। राशियों के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है उसे बोलते हैं आप लोग समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। समांतर श्रेणी के लिए अगर हम बात करें, अगर हमारी संख्याएं क्रमागत लिखी गई हो, क्रम से लिखी गई हो, कॉन्जुगेटिव नंबर हो कोई भी, तो वो सीरीज हमेशा क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। जैसे देखो आप लोग, ये लिखा है 1 2 3 4 5 और ये कहीं तक भी जा रहा है, तो इनके बीच का अंतर सब जगह सेम है, 2 4 6 8 10, ये समांतर श्रेणी है। 3 6 9 12 15, इन सब के बीच का डिफरेंस भी सेम है, 3 का अंतर है। ये लिखा हो 4 9 14 19, इन सब के बीच का भी डिफरेंस सेम है, सबका अंतर समान है। 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, अंतर सेम होना चाहिए। क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए, क्रम से आने चाहिए, समान अंतर से चलने चाहिए, तो उसे बोलते हैं आप लोग समांतर श्रेणी। तो अगर आपकी संख्याएं समान अंतर से चल रही हैं तो ये सारी सीरीज क्या है, समांतर श्रेणी। सर ऐसा हो सकता है 7 14 21 28 35, समान अंतर है, सबके बीच में 7 का डिफरेंस है, तो ये बोला जाता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। इसका अगर औसत आपको देखना है तो आप ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक सीरीज के लिए औसत होता है सर, एवरेज देखने का सीधा तरीका होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यह औसत होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहां औसत देखने का ये डायरेक्ट फॉर्म होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 से भाग करेंगे आप लोग तो औसत देख पाएंगे आप। चलिए हम आते हैं अब इस क्वेश्चन पर। सर इसका औसत क्या होगा फिर, तो पहली संख्या इसमें 1 है और अंतिम संख्या इसमें 100 है, तो 1 + 100 जोड़ेंगे 101 और 101 का आधा करोगे तो 50.5 सर आपका औसत होगा। 50.5 जो है वो हमारा औसत रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। औसत एवरेज अभी भी लिखाया है कि अगर आपकी संख्याएं क्रमागत हो, कॉन्जुगेटिव नंबर अगर लिखे हैं, समांतर श्रेणी में अगर संख्याएं लिखी हो तो औसत होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
1/2। 101 का आधा करना है। 101 का आधा होता है सर 50.5, यही हमारा आंसर है 50.5। 50.5। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आप लोग, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ ओड नंबर अप टू 100। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले नंबर बताया, क्योंकि नंबर्स के बारे में ही आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। औसत के आज की इस क्लास में वही क्वेश्चन करेंगे जो नंबर्स को लेकर बनाए जाते हैं। जो संख्याओं को लेकर के औसत के जो क्वेश्चन बनते हैं वही सब देख रहे हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याएं, तो थोड़ी देर पहले ही आप पढ़ के आए हो, विषम संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट कौन आएगा? 99 आएगा सर, 99। 100 तक में लास्ट कौन आएगा? 99। विषम संख्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये समान अंतर से चलेंगे। ये सब क्या है? विषम संख्या है। अंतर सब में 2 का है, इन सबके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, अंतर समान है, तो इसे कहा जाता है सर समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के लिए औसत निकालने का तरीका सीखा है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। 1 + 99, 1 + 99 100, और 100 का आधा होता है सर 50। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट है। समझ के करिए, ये टॉपिक वैसे सबसे आसान औसत ही है, एवरेज का ही ये टॉपिक सबसे आसान मैथ्स में टॉपिक है। आसान सब है अगर आप लोगों ने कंसेप्ट समझे हैं तो। परसेंटेज बहुत आसानी से, बहुत बेसिक लेवल से टाइप वाइज आपको कंप्लीट करवाया। प्रॉफिट लॉस हम लोग करके आए कंप्लीट, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया। बस आप लोगों से ये उम्मीद करी जाती है कि इस परिवार के लिए आपका प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास इस परिवार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये जोड़ना, उस बच्चे को बताना, ये सब आपसे उम्मीद करी जाती है कि अगर आप लोग सीख रहे हैं तो सेशन को शेयर किया करो, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ क्लास को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहां से जुड़ पाए। और अगर आप किसी के साथ पॉजिटिव कुछ करते हो तो ये मत सोचो कि हाँ आपका नुकसान हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, आपने कुछ भी पॉजिटिव करा है किसी के साथ, 100% उससे और अधिक पॉजिटिव आपके लिए बनेगा। इस बात का विश्वास रखिए आप लोग, और आप सबकी ही दुआएं हैं जो मैं आज ये क्लास ले पा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मोटिवेट आप ही करते हैं। जैसे ही आप लोगों का कोई कमेंट पढ़ने को मिलता है कि आपने क्या लिखा सेशन के बारे में, मैं आपको रोज बोलता हूं कि आपको लिखा करो, जिस भी भाषा में तुम लिख सकते हो, और वही एक मोटिवेशन, एक एनर्जी देता है कि आपके लिए क्लास रेगुलर रखी जाए। तो यहां जो एवरेज बनेगा, औसत बनेगा, वो होगा सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 1 + 99/2, 100/2, और 100 का आधा कितना होता है? 50 आपका औसत होगा सर। 50 हमारा एवरेज होगा, 50 औसत होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें कह रहा है प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा? प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 10 लिखनी है ना। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का होता है 100। ये आपने वर्ग किया है, स्क्वायर किया है।
पहली 10। अब बेसिक तरीका तो यही है कि आप लोग इस तरह से वर्क करिए, इसको जोड़िए और कुल कितनी संख्या है 10, उसका 10 का भाग दे दो। तो इनका योग करोगे, टाइम लगेगा। ये 10 तक तो ठीक है, चलो आप कर लोगे। अगर ये 50 तक होता तो, अगर इसमें ये लिखा होता कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो अगर आप इस बेसिक तरीके से करोगे तो पेपर ही खत्म हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि केवल मैथ्स ही आई थी हमारे एग्जाम में। तो बेसिक आना चाहिए, नो डाउट। आपको पहला तरीका बेसिक सिखाता हूं मैं हमेशा ही, लेकिन जहां कोई चीज कैलकुलेटिव बनी है तो उसका सेकंड मेथड जरूर सिखाया है, हर क्वेश्चन में सिखाया है मैंने आपको। तो वर्गों का औसत देखने का बेसिक अप्रोच तो ये रहेगी हमारी, ठीक है, ये आनी चाहिए हमें करना। इसके साथ साथ अब आप लोग एक फॉर्म भी याद रखेंगे, वर्गों का औसत निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 2 3 और ये n तक लिखा है, 1 से n तक। और ये वर्गों की बात कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या मतलब वो वर्ग कर रहा है, और ये n का वर्ग। ये वर्गों की बात कर रहे हैं। अब ये आपने कोई वर्ग नहीं किया। और लास्ट एक और बात आपको ध्यान रखनी है, घनों के लिए, क्यूब के लिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट है आपका n का क्यूब। ये घनों का योग और औसत, वर्गों का योग और औसत, और 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग और औसत। यहां दोनों बातें हम लोग लिखने वाले हैं। इसका सबसे पहले बात करें, योग का फॉर्मूला क्या होगा। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग करना है, सम करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा सर n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। इनका अगर औसत देखना चाहते हैं आप, तो औसत कैसे निकलेगा। औसत होगा सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, n से भाग दे देंगे तो ये n कट जाएगा और ये बचेगा n प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये वही चीज वापस बन के आ गई, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। थोड़ी देर पहले ही लिखा है हम लोगों ने, समांतर श्रेणी के लिए औसत का ये फॉर्मूला था। तो इन दोनों में से कोई भी चीज याद रखिए, चाहे योग याद रख लीजिए, औसत आपको पहले ही याद है तो औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर दूं तो योग आ जाएगा। औसत गुणा राशियों की संख्या कितनी है, n से गुणा कर दो, योग आ जाएगा। अब आप बात करते हैं वर्गों के लिए। वर्गों के योग और औसत का फॉर्मूला क्या होगा। योग अगर देखना है, सम अगर करना है वर्गों का, तो इसका फॉर्म होगा सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अगर योग आपको याद है तो औसत आपको निकालना है। तो औसत होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इस योग में संख्या कितनी है, n है, तो n का भाग दे दो। तो n से जब भाग करोगे आप लोग तो ये n यहां से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6।
ये वर्गों का योग और ये वर्गों का औसत, ये दोनों चीजें आपस में बदलनी आनी चाहिए। योग से औसत निकालना आना चाहिए और औसत से योग निकालना आना चाहिए। औसत को अगर राशियों की संख्या से गुणा कर दूं तो योग बन जाएगा, और इस योग में कुल कितनी संख्या उसका भाग दे दूं तो औसत आ जाएगा। घनों की बात करें हम लोग, क्यूब की बात करें, तो इसके लिए नया कुछ याद मत करो। जो ये फॉर्मूला था 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के योग का, इसी वाले का होल स्क्वायर कर दो, पूरे पे स्क्वायर कर दो, इसका योग आ जाएगा। क्या फॉर्म है वो है सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इस पूरे पे आपने कहा सर स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर गुना n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये योग आ जाएगा। औसत की बात करूं, औसत की अगर बात करी जाए तो औसत क्या होता है? औसत होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या यहां पर भी कितनी है n है, तो ये एक n कम हो जाएगा, यहां से n का स्क्वायर की जगह n आ जाएगा, केवल n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये घनों का औसत आ गया, ये वर्गों का औसत आ गया, और ये 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत आ गया। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद रखनी है, इससे हम लोग क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। बाकी तो बेसिक तरीका तो ये था ही, इससे आप करोगे तो योग करना है, इनका सबको जोड़ना है। तो जोड़ें तो आप लोग 1 5 5 9 14 6 20 5 25 31 9 40 44 और 1 45 का 5, 4 हासिल कैरी हो गया, 5 2 7 3 10 4 14 6 20 और 8 28, 8 2 हासिल कैरी हो गया, 2 और 1 3, इनका योग आ रहा है 385। तो औसत क्या होगा? औसत होगा सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 10 है, तो 38.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 38.5। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आ गया, योग भी आ गया। इसके बाद अगर बात करें, अभी जो फॉर्मूला सीखा है सर उससे करके बताइए। हाँ, तो अभी का फॉर्मूला आपको याद करना है और उसके बाद आप लोग डायरेक्ट उससे भी कर पाओगे। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, जितनी बार लिखोगे ना उतना ही क्लियरिटी आएगी। इसीलिए आपको कहा जाता है कि हर सवाल 5 से 6 बार तक दोहराओ आप लोग, उसके बाद वो चीजें अपने आप दिमाग में इस तरह छप जाएंगी कि कभी साफ नहीं होंगी। 5 5 6 6 बार दोहराओ आप चीज को। वर्गों का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, कहीं तक भी जा रहे हैं आप। अभी कहां तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 10 का स्क्वायर होगा लास्ट। इसका औसत निकालने का फॉर्मूला अभी भी लिखाया है, एवरेज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n होता है यहां पर अंतिम संख्या, कि आपको कहां तक की संख्याओं के लिए बात करनी है, तो n का मान यहां होगा सर 10। n यहां होता है अंतिम संख्या, तो n बराबर 10 होगा सर। तो 10 प्लस 1 11 गुणा 10 का दुगना 20 प्लस 1 21, और डिवाइड कर दो 6 से। 11 गुणा 21 और 6 का भाग दे दो, 11 गुणा 21, 6 से भाग कर दो, 3 7 21, 3 2 6, 11 गुणा 7 77 का आधा कर दो, 77 का आधा कर दो, 38.5 हमारा आंसर होगा, 38.5।
यही आपका आंसर है 38.5, 38.5। सर बेसिक से भी वही आया था। हाँ बेसिक आप तब तक ठीक है जब 10 तक की संख्याएं हो, 20 तक हो, 30 तक भी ठीक है, मान लेते हैं कि आपको याद कर लेगा। पर सवाल तो ये भी तो आ सकता है ना, प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से आंसर तक जा पाओगे। तो एक चीज और नोट कर दीजिएगा वहां पर, इन सब में n क्या है, n यहां पर अंतिम संख्या है, ध्यान रखिएगा। n कौन सी संख्या है, n यहां आखिरी संख्या है, n यहां अंतिम संख्या है, आखिरी लास्ट नंबर है वो n। n आपका यहां पर लास्ट नंबर है कि आपको कहां तक की संख्याओं के योग और औसत की बात करनी है। चलो वर्गों का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। वर्गों का औसत निकालना है, थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा वो। ये रहा, ये करना है आप लोगों को, बताइए क्या आंसर आएगा। करिए आप लोग इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा ये आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें लिखा है प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। वो 10 तक था और ये 19 तक है, 19 तक है। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ये 19 तक जा रहा है, 1, 2, 3 और लास्ट जो नंबर है हमारा वो 19 है। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। देखो इसमें लिखा है प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो सर अभी अभी आपने सिखाया था, इसका फॉर्मूला था वर्गों का औसत देखने का, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या था। उसको लिखा करो बार बार, तभी याद रहेगा वो जब आप उसको बार बार लिखोगे। n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये था उसका डायरेक्ट फॉर्म। n का मान यहां पर 19 है, आखिरी जो संख्या होती है ना वो n होती है। तो इन संख्याओं का औसत क्या आएगा, आखिरी संख्या 19 है तो 19 + 1 20 गुणा 19 का दुगना 38 + 1 39, 6 का भाग देना है इसमें, 20 गुणा 39 और 6 से भाग करना है। 6 से तो नहीं कट रहा, 3 से काट दो, 2 बार कटेगा, 3 दूआ 6
और ये 13 बार कट जाएगा, 13 तिया 39, 2 से फिर काट दो, ये 10 बार कट जाएगा, और 13 गुणा 10 क्या आ जाएगा, 130 आंसर होगा सर। देखो कितना आसान हो गया सवाल, 130। इतना जल्दी तो तुम 19 संख्याओं के वर्ग लिख ही नहीं पाओगे, तब तक तो आंसर आ गया। तो प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जो होगा वो 130 आएगा सर। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जो आएगा वो 130 होगा। घनों का करके बताइए, क्यूब का बताइए आप लोग। प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, क्यूब का बताना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर। प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्म लिखाया है, या फिर आप बेसिक से करोगे तो 13 तक के सब क्यूब लिखिए, उनको जोड़िए और 13 से भाग दे दीजिए। लेकिन बेसिक से तभी संभव है जब नंबर छोटे हों, 10 तक हो, 5 तक हो, 6 तक हो। अगर मैंने केवल आपसे इतना ही सवाल पूछा होता कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, इतना ही सवाल पूछे तो बेसिक से भी आसान है आंसर देना, क्योंकि छोटा सा सवाल है और 5 तक के तो क्यूब हर किसी को याद रहते हैं। अब ये 13 तक है, थोड़ा सा बड़ा है, 30 तक आ जाए तो और बड़ा है। 30 तक किसको याद है क्यूब, स्क्वायर तो याद रह जाते हैं। 30 तक याद है तो आप बेसिक से कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा बेसिक से, ध्यान रखिएगा। बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा। अब देखो तो आप लोग इसकी बात करें, मैंने कहा यही अगर क्वेश्चन होता, पहले इसको समझ लो आप लोग, फिर उसे करेंगे। पहले इसका आंसर बताओ क्या आएगा औसत का। तो इसका औसत निकालने का सर बेसिक तरीका तो ये है कि पहले मैं इनका क्यूब करूंगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा कराना। 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है, 15 मत कर देना कहीं। 4 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है। कुल कितनी संख्या है ये, 5 है, तो 5 का भाग दे दो। इसको जोड़िए आप लोग, कितना हो गया 125, तो ये है ही 60 और 20 80, 80 और 4 84 और 6 90 91 और 92 और 8 100, ये हो गया 100 प्लस 125 225 योग आ रहा है सर इनका। तो इस 225 में 5 का भाग दे दो, ये आंसर आएगा 45। इसका आंसर मत नहीं आया ये 45, कहीं यहां आंसर देखने लग जाओ, तो क्वेश्चन ही अलग लिखा है मैंने, 1 से 5 तक का है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत 45 आएगा सर। तो अगर छोटा सवाल है तो उसको बेसिक से कर पाना संभव है। अब अगर सवाल बड़ा हो जाता है, 13 तक चला जाए या 30 तक चला जाए या 50 तक चला जाए, तो इस तरह से करना संभव नहीं है, और संभव हुआ तो भी पेपर खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या सिखाया था, याद है? याद नहीं होगा, याद होगा जब आपको, जब बार बार आप लिखोगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n का क्यूब। इसका औसत अगर निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्म अभी सिखाया सर, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसी फॉर्मूले से इसी सवाल को वापस करना है। 45 अगर आया तो इसका मतलब सही है, और 45 नहीं आया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। तो n का मान 5 है यहां पर, क्योंकि हमें 5 तक देखना है, तो n की जगह 5 लिख दो। 5 गुणा 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 गुणा 36 और 4 का भाग दे दो, तो 4 से कट जाएगा ये 9 बार, और 9 गुणा 5 45 आंसर आ जाएगा।
45 ही आंसर यहाँ पर आया था, 45 ही आंसर आपका यहाँ आया है। इसका मतलब ये सही है, जो हर सवाल में बड़े से बड़े सवाल को आसान बनाने में काम करेगा। याद होगा पर तब काम करेगा ना। याद हो जाते हैं क्या सर ये? हाँ बिल्कुल हो जाता है याद, पर इनको रटना नहीं पड़ता, इनके क्वेश्चंस बार बार करने होते हैं। 5-5, 6-6 बार रिवीजन करना होता है क्वेश्चन का। 5 से 6 बार आप लोग दोहराइए, रिवीजन करिए इनका बार बार, अपने आप याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता पर इनको। अब इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहां तक जाना है सर? 13 का क्यूब, इनका औसत देखना है। तो इनका औसत देखने का फॉर्मूला तो अभी आपके सामने है ही। क्या फॉर्मूला है सर? ये रहा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। n का मान 13 है सर, 13 गुणा 13 प्लस 1, 14 का स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 गुणा 14 और 4 से भाग दे दो सर। 196 कहां से आया? n का मान 13 है, 13 प्लस 1, 14 का स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 4 से काटो इसको आप। 4 4 16 और बचा 3, 4 9 36, 49 बार कटेगा 4 से। 49 को 13 से गुणा करिए, जो आएगा वो आंसर। 13 9 117, 7 आएगा लास्ट में। इसका मतलब 737 सही आंसर है। 117 का 7, 11 हासिल कैरी हो गया। 13 चौकी 52, 52 और 10 62 और 1 63, 737 बिल्कुल ठीक आंसर है इस सवाल का। 737 बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो यहां पर इनके घनों का औसत क्या होगा? 737 होगा सर, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का 737। घनों के लिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं जो आप लोग करके बताएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, जो आप सब लोगों को करना है। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? इस सवाल का जवाब आप सब लोग का होमवर्क और कमेंट सेशन में आपको सबको जवाब देना है। एक ये और दूसरा ये, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 20 तक। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत और यहां पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप सब लोगों से कमेंट सेशन में लिया जाएगा। ये आप सबका होमवर्क। तो एवरेज की शुरुआत आज से हम लोगों ने कर दी है और बहुत जल्दी, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसे खत्म कर देंगे। तो अभी जो टारगेट था, सबसे पहला जो पेपर होना है आपका 10 और 11 मई को पटवारी के लिए, तो उसको टारगेट लेते हुए पहले वो सिलेबस कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में उसका एक टॉपिक बड़ा बचा है बस, मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति। बहुत जल्दी मैं खत्म करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक से पढ़ेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन आपको सिखा देंगे। बस अगर आप लोगों ने कुछ समझा हो, कुछ सीखा हो, तो आप लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा इस परिवार के साथ बना रहे। तो सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो और क्लास की प्रतिक्रिया जरूर लिखा करो। आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, बिहारी, जिस भी भाषा में आप लिखते हो, कोई भी भाषा हो, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो सेशन को। ठीक, आज के लिए इतना ही था। अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।